वीडियो था जिसमें हमने क्रॉनिकल मैगज़ीन जो फरवरी का एडिशन है उसको स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहा था उसमें हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुवैत की यात्रा रही थी उसको देखा था। इसके अलावा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको कवरअप किया था। इसके साथ ही हमने खाड़ी सहयोग परिषद इसको देखा था। आज का जो हमारा ये वीडियो रहेगा, इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो नए टॉपिक हैं उनको कवरअप करेंगे। आज का जो पहला टॉपिक रहेगा ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस यानी कि IDPD। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो ये पूरा समराइज्ड वर्जन है। अगर क्रॉनिकल मैगज़ीन से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो एक मैगज़ीन को कवरअप करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट यहाँ पर टू द पॉइंट और बहुत ही स्पेसिफिक जो समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश PCS के लिए ज़रूरी है उतने भर को रखा गया है। अभी ये फरवरी की मैगज़ीन आप देख रहे हो, धीरे धीरे करके पिछले 12 महीने की मैगज़ीन्स को कवरअप करेंगे। बाकी आगे बढ़ें इससे पहले एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिए और डेली बेसिस पर अब इन वीडियोस को देखना स्टार्ट करिए। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की। ये हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही थी वो क्या थी? समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। ये थीम थी अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की। अगर हम बात करें जो सेंसस 2011 था इंडिया का, उसमें पूरी कंट्री में जो दिव्यांग व्यक्ति थे, दिव्यांग व्यक्तियों की टोटल संख्या क्या थी? तकरीबन 2.68 करोड़, जो कि हमारे देश की कुल आबादी का तकरीबन 2.21% था। ये पर्टिकुलर पॉइंट याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जिनको स्टार्ट करा गया ताकि जो दिव्यांगजन हैं उनको सुविधाएं दी जा सकें और उनके जीवन को और बेहतर बनाया जा सके। इसमें सबसे पहली है आपकी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। अब ये जो विभाग था इसको इस्टेब्लिश करा गया था 2012 में, और ये जो विभाग है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसके तहत कार्य करता है। और ये विभाग दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए नीतियों और गतिविधियों का समन्वय करता है। साथ ही केंद्रीय मंत्रालयों की बात करें, राज्य सरकारों की बात करें या फिर गैर सरकारी संगठनों की बात करें तो उनके बीच में कोऑपरेशन को सुनिश्चित करता है, सहयोग को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सुगम भारत अभियान, जिसको स्टार्ट कब करा गया था? 2015 में। अभी जब आप PCS का एग्ज़ाम या फिर समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके से स्कीम्स के बारे में पूछा जाएगा। वो रैंडमली नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो करंट अफेयर्स से लिंक्ड हो। इसीलिए क्रॉनिकल मैगज़ीन को पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर करंट से एसोसिएटेड वो सारे पॉइंट्स कवरअप हो जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन अकर हो सकता है। नेक्स्ट बात करें दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना की। इसको 1999 में स्टार्ट किया गया था और 2003 में जाकर इसको संशोधित किया गया था। अगली है आपकी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, जो कि है आपका 2016 का। इसके कार्यान्वयन के लिए योजनाएं लाई गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना या फिर PM दक्ष 2020-2021 की योजना है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। देखिए 2014 के बाद से जो स्कीम्स आई हैं उनको याद रखना बेहद ज़रूरी है, यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, ये है आपका फ्री AI पर जो RBI है इसकी एक समिति गठित हुई। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य। ये कौन से IIT के प्रोफेसर हैं? तो ये हैं आपके IIT बॉम्बे के प्रोफेसर, और ये CS डिपार्टमेंट जो है उसके ये प्रोफेसर हैं। ठीक है, फ्री AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर RBI ने एक समिति को गठित किया था, उसके संदर्भ में ये पूरा आर्टिकल है। आगे देखते हैं इसमें। अब ये जो पूरा एक समिति बिठाई गई, इस समिति का पर्पस क्या था, क्यों इसको लाया गया? इसका पर्पस ये है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो वित्तीय संस्थान हैं उनके परिचालन यानी कि ऑपरेशन में दक्षता और सुरक्षा को बनाए रखते हुए जिम्मेदार और नैतिक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी
को यूज़ किया जाए, क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। तो आरबीआई ने इसीलिए इस समिति को बिठाया ताकि ये अपनी रिकमेंडेशन दे कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि लोगों की जो वित्तीय मतलब इश्यूज़ हैं उसको, जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, उसको बहुत ईजिली सॉल्व किया जा सके और पूरी तरीके से सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं। ये है आपका कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये स्पेसिफिकली जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के सेक्शन का ये टॉपिक है और ये करंट न्यूज़ में रहा है। सो इसको यहाँ पर देखते हैं कि लेनदारों की समिति, या फिर हम कहें तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, एग्जैक्टली ये है क्या। सो 2016 का जो दिवाला और दिवालियापन संहिता है, मतलब कोड है, उसके तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान गठित वित्तीय लेनदारों का एक समूह है जिसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कहा जाता है। एग्जामिनेशन में टू द पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। और ये समाधान प्रक्रिया के प्रबंधन और देनदार के बकाया ऋणों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रभारी है। यानी कि जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें जो देनदार है, मतलब जिसको पैसा चुकाना है, ठीक है, उसको किस तरीके से उसका पूरा मैनेज करा जाए, सिस्टम को कैसे उससे जो बकाया ऋण है वो वापस लिया जाए, उसके संबंध में ये महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रभारी है। अंतरिम समाधान पेशेवर या फिर आईआरपी की बात करें तो इसके द्वारा दावों का सत्यापन करने के बाद इसका गठन किया जाता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का। आईआरपी के लिए देनदारों को सार्वजनिक घोषणा के 14 दिनों के भीतर दावे प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखें तो दावों के सत्यापित हो जाने के बाद जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसका गठन किया जाता है, जिसमें केवल वित्तीय लेनदार शामिल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो आईबीसी की धारा 21 के अंदर वो सब कुछ डायरेक्टेड है, निर्दिष्ट किया गया है। सीओसी में कॉरपोरेट देनदार, इसके सभी वित्तीय लेनदार जो हैं वो शामिल होते हैं। और वित्तीय लेनदारों में अगर हम बात करें तो बैंक हो गए, बॉन्ड धारक हो गए, घर खरीदने वाले हो गए, और जो दूसरे ऋणदाता हैं वो शामिल होते हैं जिनके पास देनदार का पैसा बकाया होता है। अब उन देनदार से किस तरीके से पैसा लेना है उसके संदर्भ में कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ये इसको गठित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मूल हंटर एआई की, या फिर मूल हंटर अकाउंट की बात करें। यहाँ पर सबसे पहले मूल हंटर देख लेते हैं। सो किसके द्वारा इसको विकसित किया गया, तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH बेंगलुरु, इसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है मूल हंटर को, या फिर मूल हंटर एआई की बात करें। ठीक है, सो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटेड मॉडल है जो बैंकों को मूल अकाउंट, अभी हम आगे बात करेंगे कि एग्जैक्टली मूल अकाउंट हैं क्या, सो इनकी बढ़ती संख्या से निपटने में मदद करता है और जो डिजिटल धोखाधड़ी है उसको कम कर सकता है। मूल अकाउंट की बात करें तो ये एक ऐसा बैंक खाता होता है जिसका उपयोग अपराधियों द्वारा अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। मूल मनी की बात करें सो म्यूल मनी वह व्यक्ति होता है, अगर हम बात करें मनी म्यूल की, सो मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जो किसी और व्यक्ति की ओर से अवैध रूप से हासिल की गई रकम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। सपोज किसी एक व्यक्ति ने अवैध तरीके से पैसा इकट्ठा किया गया है उसके द्वारा, और वो मनी म्यूल के थ्रू अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। और मनी म्यूल मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका है, और मनी म्यूल जो है वो अपराधियों को धन ले जाने में मदद करता है, जिससे कानून प्रवर्तन के लिए जो पैसे हैं उसकी निशानियों का पता लगाना लगभग मुश्किल हो जाता है, काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस चीज़ को पता लगाना कि कौन पैसा ले गया, किसका पैसा था, ये सारी चीज़ें। सो ये है आपका पूरा म्यूल एआई के बारे में, मूल हंटर एआई के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसमें हम बात करेंगे एनुअल सर्वे ऑफ यूनिकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज, या फिर ASUSE फॉर 2023-2024। ये आर्टिकल हम लोग कल कवर अप करेंगे। ठीक है, बाकी जैसे जैसे आप लोगों का एंगेजमेंट बढ़ता चला जाएगा इस पूरी सीरीज़ में, जो वीडियोज़ हैं इनकी लेंथ को भी इंक्रीज़ किया जा सकेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।